नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी। देखो, निबंध लेखन यानी कि क्या, निबंध किसे कहा जाता है, निबंध के कितने प्रकार है, वह किस हिसाब से लिखने चाहिए आदि की जानकारी लेना हमने शुरू की थी। जो 3-4 वीडियो हो गए हैं उसमें हमने निबंध की परिभाषा देखी। उसके बाद निबंध लिखते वक्त किन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए, बेसिक जो है निबंध लिखने के जो नियम है वह हमें अच्छी तरीके से पता चल गए यदि वीडियो देखे हुए है तो। उसके बाद हमने देखा, देखो निबंध के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। उसमें से वर्णनात्मक जो निबंध है वो किस हिसाब से लिखा जाना चाहिए, इसका एक हमने उदाहरण लिया था, रेल स्थानक पर 1 घंटा। और रेल स्थानक पर 1 घंटा यह उदाहरण जो है बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हुआ होगा। तो अब हम दूसरा प्रकार देखने जा रहे हैं जिसका नाम है आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथनात्मक निबंध यानी कि जो विषय दिया जाता है वो यानी कि मैं हूं। बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आता कि आत्मकथनात्मक निबंध किस हिसाब से लिखा जाता है। यदि किसान की आत्मकथा आती है तो वह लिखते हैं कि किसान था, वो बड़ा मेहनत करता था, हर जगह पर किसान मेहनत करते हैं, पूरे देश को संभालते हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी सहायता नहीं कर रही है। आज आए दिन बहुत सारे किसान जो है मर रहे हैं, उन्हें पैसे मिल नहीं रहे आदि लिखते हैं। ऐसा लिखेंगे तो आपको आत्मकथनात्मक निबंध के लिए अंक नहीं मिलेंगे। आत्मकथनात्मक निबंध यानी कि आत्मकथनात्मक निबंध यानी कि जो विषय दिया जाता है वो यानी कि मैं हूं, ऐसा समझकर लिखना चाहिए। आत्मकथनात्मक निबंध लिखना सबसे आसान है और जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हो। आत्मकथनात्मक निबंध लिखते वक्त मैं का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं यानी कि खुद। उसके बाद शुरुआत से लेकर अंत तक का सफर, जीवन में संघर्ष, फिर आपके जो कोई समस्या है उसके बाद आपने उसका सामना कैसे किया, फिर आज की स्थिति आपकी क्या है आदि के ऊपर चर्चा की हुई होनी चाहिए और खुद के द्वारा प्रस्तुत करानी चाहिए। यह आत्मकथात्मक निबंध लिखते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलो अब हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर पाठ्यपुस्तक की आत्मकथा। तो शुरुआत इस हिसाब से करेंगे हम। पाठशाला में तासिका ऑफ थी, यानी कि तासिका में अध्यापक नहीं आए हुए थे, तो सोचा पुस्तकालय में जाकर किताब पढ़ लूं। तो पुस्तकालय में चला गया, किताबों को मैं ढूंढ रहा था, तभी अचानक से मुझे आवाज सुनाई दी, ए बेटा इधर ध्यान दे दो। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं मेरे काम में फिर से लग गया। फिर मुझे आवाज आ गई, ए बेटा इधर ध्यान दे दो। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक किताब बोल रही थी। मैं वहां पर चला गया, किताब ने कहा, बेटा सुनोगे मेरी कहानी, भर आएगा आंखों में पानी। बेटा सुनोगे मेरी कहानी, भर आएगा आंखों में पानी। यानी कि ये जो पंक्तियां है वो आत्मकथनात्मक कोई भी निबंध लिखो उसमें वह चल सकती है। यह लिखो ही लिखो और उसके नीचे अंडरलाइन करो, यानी कि रेखा खींचो। मेरा जन्म आज से 20 साल पहले एक किताब बनाने वाले कारखाने में हुआ। मेरे ऊपर सुनहरे रंग की जिल्द लगा ली, उस वक्त मैं बड़ी खुश थी। वास में होते होते हुए एक पुस्तक भंडार में आ गई। वहां पर मुझे एक व्यक्ति ने खरीद लिया। मेरे अंदर ज्ञान विज्ञान की जानकारी थी। वो व्यक्ति उसे पढ़ता था, अपने मेरे अंदर जो ज्ञान था वो प्राप्त कर लेता था और मेरे अंदर जितना ज्ञान था उतना उसने प्राप्त कर लिया और वह सबसे बड़ा अफसर बन गया। लेकिन जब से वो अफसर बना हुआ है तब से उसने मुझे एक अलमारी में ही रख दिया था। उस वक्त मुझे बड़ा दुख होता था क्योंकि मेरी वजह से वो बड़ा अफसर बना है, मुझे पढ़कर अफसर बना हुआ है, लेकिन अब मेरे और ध्यान नहीं देता। अब मुझे रोना आता है क्योंकि एक वक्त ऐसा था जिस वक्त वह शाम के वक्त मुझे लेकर वो पढ़ता था, लेकिन अब मेरे शाम के वक्त मुझे लेकर पढ़ता नहीं। शाम के वक्त वह कंप्यूटर के ऊपर बैठकर कुछ ना कुछ तो पढ़ता है। उस वक्त मुझे दुख होता था। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, उस व्यक्ति की शादी हो गई, उसका बच्चा आ गया, फिर बच्चा छोटा से बड़ा हो गया। तो बड़ा हो जाने के बाद वह जो व्यक्ति था उसने मुझे खिलौना समझकर उस लड़की को खेलने के लिए दे दिया।
उस बच्चे को कुछ पता नहीं था, उसने मेरे शरीर के एक एक हिस्से को निकालना शुरू किया। कुछ पन्नों को फाड़ दिया, कुछ पन्ने को उखाड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के एक एक हिस्से को वह निचोड़ रहा है, निकालकर बाहर फेंक रहा है। फिर वह हो जाने के बाद वहाँ पर साफ सफाई करने वाले औरत आ गई। उसे लगा मैं कूड़ादान में फेंकने जैसी बन गई हूँ, इसलिए उसने मुझे उठाकर कूड़ादान में फेंक दिया। कूड़ादान में जैसे ही फेंक दिया उस वक्त मुझे बेहद बुरा लगा। वहां से होते हुए मैं बहुत बड़े कूड़ादान के यहाँ पर आ गई। लेकिन नियति को कुछ और ही पसंद था। उस जगह से एक छोटा बच्चा जा रहा था। वो छोटा बच्चा जाते जाते वक्त उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। मेरी सुनहरी रंग की जिल्द ने उसे आकर्षित किया। उसने मुझे उठाया और अपने घर लेकर गया। लेकर जाने के बाद उसकी बहन का जन्मदिन था। जन्मदिन के विशेष अवसर पर उसने उसे तोहफे के तौर पर मुझे दे दिया और उस लड़की ने मुझे उठाकर इस पुस्तकालय के यहाँ पर लाकर रख दिया, क्योंकि उस पाठशाला में ऐसा नियम था कि जिस भी लड़का या लड़की का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन के विशेष अवसर पर एक किताब पुस्तकालय को उपहार के तौर पर देनी होती थी। और उस लड़की ने मुझे वहां से उठाकर यहाँ पर रख दिया है। तो उस दिन से मैं राह देख रहा हूँ कि कोई मुझे आकर पढ़े, कोई मुझे आकर पढ़े, लेकिन कोई भी मुझे देखता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर के शरीर के जो हिस्से हैं वह काट दिए गए हैं, फटे हुए हैं। लेकिन बेटा मुझे यदि पढ़ोगे तो सबसे बड़े अफसर बन जाओगे, मुझे उठाओ और पढ़ने के लिए लेकर जाओ। मैंने उस किताब को उठा लिया और पढ़ने के लिए घर लेकर आ गया। इस हिसाब से यदि आत्मकथा लिखोगे तो 100% आपको 7 में से 6.5 अंक मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे? सिर्फ ऐसा लिखोगे तो नहीं, उसके साथ साथ आपकी हिंदी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए और मानव वर्तनी की दृष्टि से आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया आत्मकथनात्मक निबंध किस हिसाब से लिखा जाता है। अब तीसरा प्रकार देखते हैं कल्पनात्मक निबंध। कल्पनात्मक निबंध लिखने के पीछे का उद्देश्य है कि छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, यानी कि जो छात्र कल्पना शक्ति जिनकी अच्छी है उनका अच्छी तरीके से विकास करना। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सीधा शुरुआत नहीं करना है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का विकास करता, यह करता, वह करता, उस हिसाब से करता, इस हिसाब से करता। ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छी तरीके से अंक नहीं प्राप्त हो जाएंगे। प्रास्ताविक के तौर पर हर किसी का सपना होता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, लेकिन इन सभी का उद्देश्य होता है कि पैसे कमाना और आगे बढ़ना। लेकिन मेरा सपना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। ऐसा मैं लोगों को कहता हूँ तो सभी मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं, सभी मेरे ऊपर हंसते हैं। लेकिन नहीं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश को 2021 में महासत्ता बनाता। कैसे बना सकता? ऐसे कहा जाता है कि अमीरों को साथ में लेकर देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, यदि गरीबों के साथ साथ किसानों को एक साथ इकट्ठा करके आगे लेकर जाऊंगा तभी मेरा देश महासत्ता बन जाएगा। इसके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अच्छी तरह से हल करूंगा। हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए यह करूंगा, वो करूंगा। और उस हिसाब से उपलब्धि या जो कुछ मिल रही है वह आप बीच में लिखो। और अंत में मेरे सपनों के भारत में क्या क्या होना चाहिए कि ये लिखो। वही लिखो तो विषय बड़े अच्छी तरीके से प्रस्तुत करोगे और कल्पनात्मक निबंध बड़े अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। मेरा मानना है कि वर्णनात्मक, आत्मकथनात्मक और कल्पनात्मक जो विषय जो दिए हुए हैं वो अपने कॉपी में लिखकर ले लो। मैं बगल में खड़ा रहता हूँ, देखो लिखकर ले लो। समझ में आ रहा है क्या? लिखकर ले लिया। मेरा मानना है कि वर्णनात्मक का जो विषय है रेल स्थानक पर 1 घंटा, ये लिख कर ले लो। आत्मकथनात्मक का जो विषय है बड़ी पुस्तक की आत्मकथा, यह भी आप अपनी कॉपी में लिख कर ले लो। कल्पनात्मक में कौन सा है? यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो यह भी लिख कर ले लो। अब आता है विचारात्मक।
विचारात्मक यानी कि जो विषय दिया जाता है उसमें हमें सोच विचार करना होता है और सोच विचार करके उस विषय को प्रस्तुत किया जाना होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिया हुआ है विज्ञान से लाभ और हानि। विज्ञान से लाभ हानि, विज्ञान से हमें लाभ क्या मिलते, हानि क्या मिलते। इसकी चर्चा हमने पिछली जो वीडियो है उसमें हमने की थी। क्या की थी, देखो विज्ञान यानी कि एक सिक्के की तरह है। एक सिक्के के दो बाजुएं होती है, जैसे हम देखते हैं वैसे हमें नजर आती है। वैसे ही विज्ञान के लाभ और हानि सिक्के के बराबर है। विज्ञान को हम जिस नजरिए से देखेंगे वैसे हमें दिखाई देंगे। विज्ञान न लाभ है न हानि है, हम जैसे सोचेंगे वैसे हमें दिखाई देती है। विज्ञान के अनुसंधान होने के कारण एक जगह से मनुष्य दूसरी जगह चंद घंटों में, चंद मिनटों में जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मनुष्यों को घंटों नहीं महीने, दिन लगते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, तरह तरह के अनुसंधान किए, उसमें गाड़ियां आ गई, हवाई जहाज आ गई, नौका आ गई, जिस कारण मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगा। मनुष्य का जो कष्ट था, जो मेहनत थी, वह कम हो गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है जैसे अच्छी चीजें आती है वैसी बुरी भी चीजें आती है। लेकिन आज मनुष्य हवाई जहाज का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि हवाई जहाज का इस्तेमाल दूसरों देशों के ऊपर आक्रमण करने के लिए कर रहा है। विज्ञान न लाभ है न हानि है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। ऐसी शुरुआत करो, फिर उसके बाद विज्ञान के लाभ बता दो, विज्ञान से क्या क्या हानियां हो रही है और आप क्या उपाय सुझा रहे हो। यानी कि विज्ञान आने के कारण लोगों ने तरह तरह की इमारतों का निर्माण करना शुरू किया, इमारतें बनाना शुरुआत किया। उस वक्त उसने पेड़ों को काट दिया। पेड़ काटने के कारण जल जो है बरसना, वर्षा आनी कम हो गई, इस कारण अकाल आना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप उसमें दे सकते हो। उसके बाद अंत में आप उपाय सुझाव लोगों को पेड़ लगाने चाहिए प्रदूषण कम करने के लिए। विज्ञान से जो कुछ लाभ मिल रहे हैं उसके हानियां भी है। मोबाइल जैसे आने के कारण यदि लाभ भी है, लेकिन वो यदि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर वो असर डालता है। आदि चीजें आप इसमें लिख सकते हो। समझ में आ गया विज्ञान से क्या लाभ है, क्या हानियां है। यदि मोबाइल से हम सेल्फी लेते हैं, सेल्फी सही है या गलत है, ऐसा यदि आता है तो भी उस वक्त आप शुरुआत करते वक्त कविता की पंक्तियां डालकर शुरुआत कर सकते हो। इस हिसाब से करो। उठते सेल्फी, बैठते सेल्फी, खाते सेल्फी, सोते सेल्फी। ये सेल्फी क्या है? तो शुरुआत करते वक्त आज विज्ञान में तरह तरह के अनुसंधान होने के कारण आज मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। ये तो आसान बात है, लेकिन आज मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर अपने विचार, अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और यह सब कुछ विज्ञान के कारण है। विज्ञान के अनुसंधान के कारण ही मनुष्य एक देश से दूसरे देश में कुछ मिनटों में ही अपने विचार, भावना जो है प्रकट कर रहा है। लेकिन मोबाइल जैसे आता चला गया, फिर मोबाइल में तरह तरह के बदलाव आते चले गए। आज मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह पर संपर्क स्थापित करने का साधन नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अपनी खुद की तस्वीर खींचने का भी एक जरिया बन गया है। अब इस हिसाब से फिर मोबाइल से क्या लाभ है, मोबाइल से क्या हानियां हो रही है या सेल्फी से क्या लाभ मिल रहे हैं, सेल्फी से क्या हानियां हो रही है, आदि की आप चर्चा इसमें लिख सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर आप उपाय क्या सुझाओगे। सेल्फी कहाँ पर निकालनी चाहिए, सेल्फी कहाँ पर नहीं निकालनी चाहिए। सेल्फी निकालते वक्त इन लोगों की जान चली गई, हमें हमारी जान खतरे में डालनी है या नहीं। सेल्फी कहाँ, कौन सी जगह पर खींचना सुरक्षित है, आदि की जानकारी इसमें लिख सकते हो। क्योंकि विचारात्मक यदि निबंध आते हैं उसमें। उसके बाद देखते हैं चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध यानी कि वो निबंध होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का चरित्र हमें लोगों के सामने प्रकट कराना होता है। और वो जो व्यक्ति जो है वो हमारे लिए आदर्श होता है। उसके बारे में जो कुछ जानकारी आप लिखने वाले हो वह सब कुछ सत्य घटना के ऊपर आधारित होनी चाहिए और सत्य होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने लिया हुआ है मेरा प्रिय खिलाड़ी। ऐसे नहीं शुरुआत करनी है मेरा प्रिय खिलाड़ी MS धोनी है,
मेरा प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। ऐसी शुरुआत सीधा नहीं करनी है। शुरुआत करते वक्त आप इस हिसाब से कर सकते हो, भारत में तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। उन तरह तरह के खेलों में तरह तरह के खिलाड़ी जो है अपना नाम जो है पूरे विश्व में फैला रहे हैं या लोगों के सामने विश्व में अपने नाम का डंका लगा रहे हैं। भारत में क्रिकेट को देवता माना जाता है या क्रिकेट को सबसे प्रिय खेल माना जाता है। भारत में क्रिकेट जो खेला जाता है उस खेल में बहुत सारे खिलाड़ी जो है जिन्होंने अपने नाम जो है पूरे विश्व स्तर पर फहरा दिए हैं। उसमें से सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है, विराट कोहली है, शिखर धवन है। सभी खिलाड़ी जो है वह बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं। सभी खिलाड़ी मेरे प्रिय है, लेकिन उन सभी खिलाड़ियों में से मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वह है सचिन तेंदुलकर या MS धोनी ले लो। मुझे इसलिए प्रिय है कि उन्होंने कम उम्र में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की। उसके साथ साथ वह लोगों के लिए आदर्श है। उनका जन्म इस गांव में ब्राह्मण परिवार में यहाँ पर हुआ। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ पर की। फिर 16 साल की उम्र में वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आ गए। फिर उनके भाई ने उन्हें अच्छी तरीके से सहायता की। आज उनके जो गुरु है उन्होंने उनकी अच्छी तरीके से मदद की। फिर उन्होंने वनडे में इतने रन बनाए, कसौटी में इतने रन बनाए, फिर 14,000 रन उन्होंने बनाए। फिर विश्व रिकॉर्ड काबिज किया। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर वह नाम निशानी पर आ गए, यानी उन्होंने अपना नाम कमा लिया। फिर उन्हें भारत सरकार द्वारा तरह तरह के पुरस्कारों से नवाजा गया। फिर वह महाराष्ट्र के संसद भी चुने गए, यानी कि वह देश सेवा, उसके साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ देश सेवा भी करना भली भांति जानते हैं। उन्हें तरह तरह के अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा और सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले वो खिलाड़ी बन गए। आदि लिख सकते हो। और अंत में वो समाज के लिए कैसे प्रेरणादायी है। ऐसा कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर अपनी संपत्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जितनी वो संपत्ति कमाते हैं उसमें से कुछ संपत्ति जो अनाथ है, जो गरीब हैं, उनकी शिक्षा के लिए वह देते हैं। यदि इस हिसाब से यदि जानकारी आप लिखोगे तो बड़े अच्छे तरीके से चरित्रात्मक निबंध का न्याय दे पाओगे। चरित्रात्मक जब निबंध आता है तो उस वक्त सोच विचार करके, सोच समझकर आपको निबंध लिखना होता है। मेरे प्रिय साहित्यकार यदि आते हैं या मेरे प्रिय लेखक के तौर पर, तो मैं इस हिसाब से लिखूंगा मेरे हिंदी के सबसे प्रिय लेखक यदि ऐसा सवाल आता है तो। मुझे बचपन से पढ़ने का शौक है। मैंने बहुत सारी हिंदी की किताबों को पढ़ लिया है। हिंदी में बहुत सारे लेखक, बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, लेकिन सभी में से सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित प्रेमचंद जी ने किया। फिर प्रेमचंद जी का नाम क्या है, फिर उनका जन्म कहाँ पर हुआ, फिर उन्हें उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है, फिर उन्होंने अपने कहानियों में समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ है, जो प्रथा है, वो किस हिसाब से चित्रण की। फिर उनके जो साहित्य में निर्मला, कफन, गोदान आदि जो साहित्य विधा है, यानी कि जो कोई किताबें लिखी है वह कौन सी समस्याओं के ऊपर आधारित है, फिर उन्होंने अंत में क्या कहा है और वह उनका अंत किस हिसाब से हुआ, आदि जानकारी आप लिख सकते हो। ये सब कुछ जानकारी सत्य होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया हुआ होगा कि निबंध के जो 5 प्रकार है वो किस हिसाब से लिखे जाने चाहिए, यानी कि वर्णनात्मक यदि आता है तो किस हिसाब से लिखना चाहिए, आत्मकथनात्मक यदि आता है तो किस हिसाब से लिखना चाहिए, कल्पनात्मक आता है तो किस हिसाब से लिखना चाहिए, विचारात्मक तथा चरित्रात्मक निबंध आते हैं तो हमें किस हिसाब से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ये बड़े अच्छी तरीके से आपको अभी जानकारी मिली हुई होगी। निबंध के 5 प्रकार जो है श्याम पटकर मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान देकर उसे पढ़ लो अच्छी तरीके से। और यदि अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से निबंध किस हिसाब से लिखना चाहिए। दिखाई देता है, मेरा मानना है कि अच्छी तरीके से दिखाई देता है। 2 जो प्रकार है अपने कापी में नोट कर लिए हैं, आगे के जो प्रकार है वो कापी में नोट कर ले लो।
दिखाई दे रहा है। चलो लिख कर ले लो और जो जो विषय है वो अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से प्रस्तुत करो। जो मैंने जानकारी दी है वो लिखो और उसके साथ साथ और जानकारी कहाँ से मिलती है वो देखो और निबंध में वो लिखो। तब तक के लिए धन्यवाद।